साक्ष्य अधिनियम के तहत पिछले लेक्चर में सेक्शन 16 पढ़ाया जा रहा था। आइए फिर से एक बार धारा 16 देखी जाए। जब भी आप एविडेंस की धारा 16 पढ़िए, इसके साथ कौन कौन सी धारा पढ़नी है, सबसे पहले इस बात को समझिए। धारा 16 के साथ आपका सेक्शन 34 पढ़ना है। इसी के साथ आपका सेक्शन 35 भी पढ़ना है। इसी के साथ सेक्शन 32 का क्लाज 2 भी पढ़ना है। और इसी के साथ आपका एविडेंस की धारा 114 का इलस्ट्रेशन यानी कि दृष्टांत, ये झारखंड में प्री में पूछा गया था। दृष्टांत नंबर आपका जो पढ़ना है जी पढ़ना है, दृष्टांत नंबर जी। एक एक करके इनको आपका बता दिया जाए और तब आपका देखिए आपका इन धाराओं में दिया क्या गया है, तब बैरक शुरू किया जाए। एविडेंस की धारा 16 कारोबार का अनुक्रम यानी कि कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताती है। इसमें निजी कारोबार यानी कि निजी बिजनेस और सरकारी कारोबार दोनों को रेलेवेंट बनाया गया है। यानी कि कोर्स ऑफ बिजनेस या कारोबार का जो अनुक्रम होता है वह साक्ष्य में रेलेवेंट बनाया गया है सेक्शन 16 में, अर्थात एविडेंस की धारा 16 में। धारा 34 ये बताती है कि अगर प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में यानी कि धारा 34 प्राइवेट कारोबार का वर्णन करती है और ये बताती है कि यदि प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में किसी अकाउंट में अर्थात लेखा पुस्तिका में कुछ बातें लिखी गई हैं तो वह बातें रेलेवेंट होंगी, साक्ष्य में सुसंगत होंगी। यानी कि प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में लिखी गई बातें सेक्शन 34 में रेलेवेंट होगी और सरकारी कारोबार के अनुक्रम में लिखी गई बातें एविडेंस की धारा 35 में रेलेवेंट होगी। धारा 32 का क्लाज 2 उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जहाँ की कारोबार के अनुक्रम में कोई व्यक्ति कुछ लिखा है और लिखने के बाद या तो मर गया या मिल नहीं सकता या बहुत दूर चला गया है। ऐसी दशा में उसके जो पूर्वतन कथन है वह बिना उसे बुलाए साक्ष्य में स्वीकार किए जाएंगे। और 114 धारा का इलस्ट्रेशन नंबर जो जी है ये बता दिया जाए। झारखंड जे में पूछा गया था, प्रिजम्पशन के बारे में है, कल्पना के बारे में है, अनुमान के बारे में है। न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि जो कारोबार के अनुक्रम में जो कार्य किए गए थे वह सही ढंग से किए गए थे। तो कारोबार के अनुक्रम में किए गए कार्यों के लिए प्रिजम्पशन न्यायालय करता है, उपधारणा करता है। ये स्पष्ट रूप से धारा 114 का दृष्टांत नंबर जी में समाहित है। ये आपका फिर बता दिया जाए, झारखंड जे में ये धारा 114 का दृष्टांत नंबर जो जी है यहाँ से क्वेश्चन बना था। आइए आगे देखा जाए। अब धारा 16 का आपका खंडशः एक एक करके देखा जाए। बेयर एक्ट देखिए, धारा 16 का
कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, यानी कि कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व यानी कि मौजूद होना कब रेलेवेंट है, ये धारा 16 में बताया गया है। देखिए बेयर एक्ट क्या कहता है, जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, यानी कि जो प्रश्न है वह यह है कि क्या कोई स्पेसिफिक एक्ट या विशिष्ट कार्य किया गया था, ये न्यायालय में प्रश्न है। तो ऐसी दशा में कारोबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व, यानी कि ऐसी दशा में कारोबार के यानी कि बिजनेस के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता, मतलब ये हुआ अमूमन किया जाता, तो ऐसी कारोबार का अनुक्रम का अस्तित्व रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। धारा 16 इस सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत भी पूछा जाता है। धारा 16 इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी कार्य उचित रूप से किए गए माने जाते हैं, अर्थात न्यायालय ये अनुमान लगाता है कि सभी कार्य उचित रूप से किए गए होंगे, अर्थात समस्त कार्यों को नियमित रूप से और सही ढंग से किया जाना प्रकल्पित किया जाता है। जहाँ तक धारा 16 की बात है, अब अगला क्वेश्चन बनता है जो धारा 16 है ये प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व को रेलेवेंट बनाती है कि पब्लिक यानी कि सरकारी कारोबार की दोनों, ये क्वेश्चन आ सकता है। धारा 16 में प्राइवेट कारोबार का अनुक्रम का अस्तित्व सुसंगत है कि सरकारी कारोबार की दोनों कारोबार, तो आपका जवाब रहेगा दोनों कारोबार का। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्राइवेट कारोबार का उदाहरण, तो धारा 16 का इलस्ट्रेशन नंबर 1 अर्थात उदाहरण नंबर 1 अर्थात दृष्टांत नंबर ए, ये प्राइवेट कारोबार का उदाहरण है। याद रखिएगा प्राइवेट कारोबार का उदाहरण अच्छा दिया गया है दृष्टांत नंबर ए में, और सरकारी कारोबार का उदाहरण दिया गया है दृष्टांत नंबर बी में। आइए दोनों दृष्टांतों को देखा जाए। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका अंदर से बनता है, दृष्टांत नंबर 1 किस केस में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है और दृष्टांत नंबर बी भी किस केस में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित हैं। फिर एक बार देखिए, पहले दृष्टांत में प्राइवेट कारोबार का उदाहरण दिया गया है, जबकि दूसरे दृष्टांत में सरकारी कारोबार। ये उदाहरण किस केस पर आधारित हैं? ये उदाहरण किस केस पर आधारित हैं? इसको आपको कह सकते हैं कि केस भी याद रखना पड़ेगा, यानी कि सेक्शन 16 में कम से कम 2 केस आपको याद रखना पड़ेगा। आइए देखा जाए दृष्टांत नंबर 1। जहाँ तक उदाहरण नंबर 1 की बात है, देखिए उदाहरण नंबर 1 आपका पहले केस देखा जाए, हेथरिंगटन वर्सेज केन।
हेथरिंगटन वर्सेज केन का केस है। ये आपका 1815 का केस है, 1815। ये जो पत्र वाला ही इसमें उदाहरण है, ये निजी कारोबार से संबंधित हैं। अर्थात जो पहला इलस्ट्रेशन हम बताएंगे वह केस पूछा जाता है। केस याद रखिएगा, हेथरिंगटन वर्सेज केन के केस पर आधारित है। ये केस 1815 का है। देखिए पहला उदाहरण क्या है। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया, यानी कि प्रश्न ये है कि क्या एक विशिष्ट पत्र यानी कि कोई स्पेसिफिक लेटर या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया, भेजा गया कि नहीं भेजा गया। ये तथ्य कि कारोबार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे। यानी कि सभी पत्रों को एक खास स्थान में रख दिया जाता था, वहाँ से एक व्यक्ति आता था, डाक में ले जाकर डालता था और यह पत्र भी उस खास स्थान में रख दिया गया था। तो ये पत्र भी उस खास स्थान में रख दिया जाता था। प्राइवेट कारोबार का अनुक्रम होने के कारण रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। जबकि जहाँ तक दृष्टांत नंबर 2 की बात है, दृष्टांत नंबर बी की बात है, दृष्टांत नंबर बी में भी आपका केस याद रखना पड़ेगा। आइए देखा जाए दृष्टांत नंबर बी किस केस पर आधारित है। तो जहाँ तक दृष्टांत नंबर बी की बात है, दृष्टांत नंबर बी वारेन वर्सेज वारेन, याद रखिएगा केस वारेन वर्सेज वारेन, वारेन वर्सेज वारेन 1834 के वाद में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित हैं। ये सार्वजनिक कारोबार या सरकारी कारोबार से रिलेटेड हैं। आइए दृष्टांत में क्या बातें बताई गई हैं यह देखा जाए। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र क को मिला, यानी कि प्रश्न ये है कि क्या ए को एक विशिष्ट पत्र मिला, ये न्यायालय में प्रश्न है। ऐसी दशा में यह तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, अर्थात यह पत्र सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और यह पत्र वापस नहीं लौटा, तो इससे एक अनुमान लगाया जाएगा, ये माना जाएगा कि भाई पत्र वापस नहीं लौटा तो पत्र पहुंच ही गया होगा, तभी तो वापस नहीं लौटा। इसका मतलब कि ये जो इलस्ट्रेशन है, ये जो दृष्टांत हैं, आपका दोनों दृष्टांत लेटर का ही है। लेकिन पहला दृष्टांत प्राइवेट कारोबार से रिलेटेड है, जबकि दूसरा दृष्टांत सार्वजनिक कारोबार या सरकारी कारोबार के अनुक्रम से रिलेटेड है। अब आइए धारा 16 के बाद आगे बढ़ा जाए। आपका अगला पॉइंट आता है सेक्शन आपका 17 से लेकर 31, धारा 17 से लेकर 31 तक एक साथ पढ़ा जाता है। इसमें जो बताया गया है वह बताया गया है
एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में अर्थात स्वीकृति के बारे में बताया गया है। स्वीकृति और दूसरा संस्वीकृति। संस्वीकृति के बारे में अर्थात पहला आपको समझना है कि एडमिशन और कन्फेशन के बारे में एविडेंस में कहाँ से कहाँ तक प्रभाव दिया गया है, तो धारा 17 से लेकर 31 तक। देखिए आपका यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ये जो 17 से लेकर 31 तक की बातें हैं, ये काफ़ी आपका कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, अन्य दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण है। आइए सबसे हम पहले देखते हैं एडमिशन के बारे में, यानी कि स्वीकृति। अगर आपको स्वीकृति मतलब ये होता है एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना। एडमिशन किसी बात को स्वीकार कर लेना। जब भी स्वीकृति पढ़िए आपका नियम बता दिया जाए। सबसे पहले आप पूछा जाता है स्वीकृति की परिभाषा। यूपीजे में 2 बार रिपीट कर चुका है कि स्वीकृति की परिभाषा एविडेंस एक्ट की किस धारा में दी गई है, तो धारा 17। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि स्वीकृति कौन कर सकता है, तो स्वीकृति या एडमिशन कौन कर सकता है, इसका उल्लेख 3 सेक्शनों में किया गया है, 18, 19 और 20। इसके बाद आपका पूछा जाता है रेफरी का सिद्धांत। निर्णायक का सिद्धांत किस धारा में समाहित है, तो आपका जवाब रहेगा 20। इसी से जोड़कर हम संविधान आपका कह सकते हैं कि सीआरपीसी और सीपीसी में भी एम्पायर का सिद्धांत, रेफरी का सिद्धांत डिटेल में हम बताएंगे। फिर आपका पूछा जाता है स्वीकृति की सुसंगति कहाँ दी गई है, तो धारा 21 से लेकर 23 तक स्वीकृति की सुसंगति दी गई है। इसी के साथ आपका सेक्शन 31 पढ़ना पड़ेगा एविडेंस का, जहाँ की एडमिशन का प्रभाव दिया गया है, स्वीकृति का प्रभाव दिया गया है। स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा, ये अलग से भी क्वेश्चन बनता है। स्वीकृति या एडमिशन किस रूप में इफेक्ट होगी, तो वह होगी स्टापेल के रूप में, यानी कि विबंध के रूप में। अब ये समस्या आई कि चूँकि स्वीकृति स्टापेल के रूप में सुसंगत होती है, तो स्टापेल का वर्णन कहाँ किया गया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 115, धारा 116 और 117 में स्टापेल का वर्णन किया गया है। यानी कि 3 धाराओं में जब भी एडमिशन पढ़िएगा एक और धारा आपको पढ़नी पड़ेगी, आपका एविडेंस की धारा 58, न्यायिक स्वीकृतियाँ या जुडिशियल एडमिशन। देखिए जहाँ तक सीपीसी की बात है, सीपीसी में भी आपका ये तो एविडेंस की धाराएं रही। एडमिशन के बारे में सीपीसी में आदेश 20 यानी कि आदेश आपका 12 में प्रावधान किया गया है। याद रखिए सीपीसी में एडमिशन या स्वीकृति के बारे में प्रावधान सीपीसी के आदेश 12 में किया गया है। आइए
पहले एक स्वीकृति का उदाहरण देखा जाए और तब आपका अन्य बातें परिभाषा से लेकर इत्यादि बातें बताई जाए। देखिए, आपका एक उदाहरण से समझने का प्रयास करिए एडमिशन को, ताकि दिमाग में बैठे। थोड़ा कठिन है। इसके बाद आपका कन्फेशन पढ़ाया जाएगा, दोनों में अंतर भी पढ़ाया जाएगा। कौन सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस समय बन रहा है एडमिशन से, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक उदाहरण से आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, ए एक व्यक्ति हैं और ए व्यापारी हैं। ए एक व्यक्ति हैं और ये व्यापारी हैं। ये अपना अकाउंट रखता है, यानी कि बही खाता रखता है, लेखा पुस्तिका रखता है, और ए उस लेखा पुस्तिका में ये लिखता है कि मैं बी को 1000 रुपया का सामान उधार दिया हूँ। 1000 रुपये का सामान मैं उधार दिया हूँ। या तो ये लिख सकता है ए, या ए ये भी लिख सकता है कि मैं बी से 1000 रुपया उधार लिया हूँ। इसका मतलब ये हुआ, या तो ए ये लिखा है कि मैं बी को 1000 रुपये का उधार का सामान दिया हूँ, या ये लिख सकता है कि मैं बी से 1000 रुपया कर्जा लिया हूँ। अब ये आया कि एडमिशन का मतलब ये हुआ कि किसी तथ्य को एक्सेप्ट कर लेना, अर्थात ए पहले उदाहरण में ए इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मैं बी को 1000 रुपये का सामान उधार दिया हूँ। ऐसी दशा में ये भी एडमिशन माना जाएगा। दूसरा उदाहरण में आप देखते हैं कि ए ने ये कहा है कि मैं 1000 रुपया बी से उधार लिया हूँ, यानी कि मैं बी का 1000 रुपये का कर्जदार हूँ। अब ऐसी दशा में दोनों एडमिशन हैं, दोनों स्वीकृतियां हैं। जब उधार को लेकर या ऋण को लेकर न्यायालय में विवाद होगा तो ए द्वारा किया गया दोनों कथन आपका एडमिशन माना जाएगा। लेकिन यहाँ आपका हल्का सा समझना है कि ए ने अपने विरोध में जो बातें कही हैं वह रेलेवेंट होती हैं, और जो अपने फेवर में कहा है सामान्यतः वह रेलेवेंट नहीं होती। यानी कि सामान्य नियम यही निकला कि ए ने जो पहला कथन किया है अपने फेवर में किया है, अतः ए इसे अपने पक्ष में सामान्यतः प्रूफ नहीं कर पाएगा। अब क्यों ऐसा नियम बनाया गया, आगे धारा 21 पढ़ाते समय हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन इसके 3 अपवाद हैं जहां तक धारा 21 में दिए गए हैं, आगे हम बताएंगे। जो दूसरी बात आपका ए ने कहा है, अपने अकाउंट में लिखा है कि मैं बी से 1000 रुपया उधार लिया हूँ, ये बातें ए ने अपने हित के विपरीत की है, अर्थात अपने विपक्ष में किया है। तो जो ये बी हैं यह साबित कर सकता है कि हजूर ए ने अपने अकाउंट में ये बातें लिखी हैं कि वह बी का 1000 रुपया उधार लिया है, अतः ये बातें
रेलेवेंट होंगी और बी इस बात को ए के विरुद्ध प्रूफ कर सकेगा, साबित कर सकेगा। तो सबसे पहले आपका कह सकते हैं कि एडमिशन की परिभाषा देखी जाए, फिर एडमिशन के प्रकार देखना है, फिर एडमिशन क्यों रेलेवेंट बनाया गया है, अर्थात जुडिशियल आपका बेस क्या है, एक एक करके शुरू किया जाए। देखिए एडमिशन थोड़ा देर से समझ में आता है, मैं बता दूं, घबराइएगा ना। आप एक दो लेक्चर पढ़ेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत कठिन ज़रूर है, प्रयास करिए समझने का। एविडेंस की धारा 17 में 17 में एडमिशन को परिभाषित किया गया है। ये क्वेश्चन यूपीजे में और एपीओ में भी आ चुका है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बता दिया जाए, यूपीजे में भी आ चुका है और आपका कह सकते हैं कि एपीओ में भी आ चुका है। क्वेश्चन ये बना है कि एडमिशन को या स्वीकृति को कहाँ डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा धारा 17। अब 17 में देखिए, पहले बेयर एक्ट तोड़ा जाए एक एक शब्दों को। स्वीकृति, स्वीकृति वह, देखिए इसके बाद क्या कहा गया है, स्वीकृति वह के बाद आपका 3 शब्द दिया गया है। देखिए मौखिक, यानी कि ओरल, इसके बाद दिया है डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेजी, फिर शब्द या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट। अर्थात स्वीकृति वह मौखिक यानी कि ओरल, या दस्तावेजी यानी कि डॉक्यूमेंट्री, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है, यानी कि या तो मौखिक कथन, या दस्तावेजी, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। इसके बाद जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, ये कथन करता क्या है, किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में, सुसंगत तथ्य के बारे में इंडिकेशन देता है, अनुमान इंगित करता है, अनुमान इंगित करता है, और जो उन व्यक्तियों द्वारा तथा उन परिस्थितियों में किया गया है जिनका वर्णन तस्मिन पश्चात का मतलब ये हुआ इस धारा के बाद वर्णित है, यानी कि जिनका उल्लेख धारा 18, 19 और 20 में किया गया है। स्वीकृति में देखिए क्वेश्चन का मॉडल एक एक करके समझना है। पहला क्वेश्चन ये भी, अब क्वेश्चन भी निकालते रहा जाए। धारा 17 में कब संशोधन किया गया है, धारा 17 में कब अमेंडमेंट किया गया है। तो धारा 17 में एक बार संशोधन किया गया है और वह किया गया है
सन 2000 में, यानी कि सन 2000 में संशोधन किया गया। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, गलत न हो। सन 2000 में जो संशोधन किया गया यह किस कानून के तहत किया गया? तो आईटी एक्ट के तहत। आईटी एक्ट का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के द्वारा सेक्शन 17 में अमेंडमेंट किया गया और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट चीज़ों को भी एडमिशन में रखा गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कथन भी एडमिशन माने गए। अब क्वेश्चन ये बनता है, अभी यूपीएपीओ में बना भी था कि जो आईटी एक्ट का संशोधन हुआ वह किस तारीख से लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर सन 2000। ये सन याद होना चाहिए कि किस डेट से ये संशोधन लागू हुआ, 17 अक्टूबर सन 2000 को। फिर क्वेश्चन बना है कि सबसे वाइड या व्यापक संशोधन आपका कह सकते हैं कि कब किया गया? तो सबसे व्यापक संशोधन सन 2000 में ही किया गया आईटी एक्ट द्वारा। अब ये आया कि स्वीकृति की जा सकती है मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट, उपर्युक्त सभी। तो आपका जवाब रहेगा उपर्युक्त सभी, यानी कि स्वीकृति मुख से बोलकर की जा सकती है, दस्तावेज में लिखकर की जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी लिखकर की जा सकती है। अब ये आया कि स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टेटमेंट है, कथन है। अब समस्या ये आई कि क्या सभी स्टेटमेंट जो मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए गए हैं, क्या सभी कथन एडमिशन माने जाएंगे? तो आपका जवाब रहेगा सभी कथन या सभी स्टेटमेंट एडमिशन नहीं माने जाते, यानी कि प्रत्येक कथन स्वीकृति नहीं होता, लेकिन प्रत्येक स्वीकृति कथन होती है। फिर एक बार याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रत्येक कथन एडमिशन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक एडमिशन स्टेटमेंट होता है। क्यों हम कह रहे हैं कि प्रत्येक कथन स्वीकृति नहीं होता? क्योंकि केवल वही कथन धारा 17 में एडमिशन माने जाएंगे जो कथन विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कोई अनुमान इंगित करते हों, कोई इशारा देते हों और जो उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों में किए गए हों जिनका वर्णन धारा 18 में, धारा 19 में और धारा 20 में किया गया हो। इसका मतलब कि प्रत्येक कथन स्वीकृति नहीं होता, केवल वही कथन स्वीकृति माना जाएगा जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंगित करते हों, कुछ इंडिकेशन करते हों। ये जो अनुमान होना चाहिए विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर अनुमान इंगित करने वाले कथन ही एडमिशन माने जाते हैं। ये अनुमान संदिग्ध नहीं होना चाहिए,
यानी कि असंदिग्ध हो, अस्पष्ट हो और पूर्ण हो। यानी कि ये जो अनुमान होना चाहिए ये असंदिग्ध होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और आपका कह सकते हैं कि पूर्ण होना चाहिए। अब ये आया कि कौन व्यक्ति हैं जो एडमिशन कर सकते हैं, अर्थात किन व्यक्तियों के कथनों को स्वीकृति माना जाएगा। तो व्यक्तियों और किन परिस्थितियों में वे कथन किए हैं तो उनके कथन को एडमिशन माना जाएगा। तो उन व्यक्तियों तथा उन परिस्थितियों का उल्लेख एविडेंस की धारा 18, 19 और 20 में किया गया है। अब अगर हम बेयर एक्ट को तोड़ें तो बेयर एक्ट को तोड़ने से एडमिशन के 4 आवश्यक तत्व निकलते हैं। यानी कि अगर हम बेयर एक्ट को समझाया गया, अगर हम स्वीकृति की परिभाषा को, धारा 17 की परिभाषा को अगर हम अलग अलग करते हैं तो इसमें 4 एसेंशियल एलिमेंट अर्थात 4 आवश्यक तत्व निकलते हैं। आइए चारों आवश्यक तत्वों को देख लिया जाए एक एक करके। पहला आवश्यक तत्व ये मिला कि पहला जो आवश्यक तत्व है वह यह मिला कि कोई कथन होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए जो या तो मौखिक हो या दस्तावेजी यानी कि लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो। दूसरा, ये जो कथन है ऐसा कथन, ऐसा स्टेटमेंट किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कोई अनुमान दर्शित करता हो, कोई इंडिकेशन देता हो। तीसरा आया, ऐसा कथन उन व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, सभी का कथन एडमिशन नहीं है, उन व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जिनका वर्णन सेक्शन 18, 19 और 20 में किया गया है। और ऐसा कथन उन व्यक्तियों द्वारा तो किया ही गया हो, उन परिस्थितियों में किया गया हो, उन परिस्थितियों में किया गया हो जिन परिस्थितियों का वर्णन सेक्शन 18, 19 और 20 में किया गया है। अब आइए तो आखिर उन व्यक्तियों का वर्णन और उन परिस्थितियों का वर्णन, दोनों का वर्णन 18, 19, 20 में किया गया है। अर्थात कौन व्यक्ति स्वीकृति करेंगे और किस परिस्थिति में करेंगे, यानी कि कौन व्यक्ति कथन करेंगे तो एडमिशन माना जाएगा और किस परिस्थिति में करेंगे तभी माना जाएगा। इसका उल्लेख आपका सेक्शन आपका कह सकते हैं कि 18, 19 और 20 में किया गया है। आइए एक एक करके फिर देखा जाए। आपका अब उन व्यक्तियों और उन परिस्थितियों को हम बताएंगे जिनके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। सेक्शन 18 देखा जाए। 18 पिछली बार यूपी एपीओ में तोड़कर पूछा गया था। 18 को अच्छे से याद रखिएगा। ये पूछा गया था कि एडमिशन कौन कर सकता है, तो एडमिशन स्वीकृति कौन कौन लोग कर सकते हैं, तो धारा 18 को तोड़ लीजिएगा।
देखिए एक एक शब्दों को मैं तोड़कर बता रहा हूँ। वे कथन स्वीकृतियाँ हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया है, यानी कि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा किया गया कथन स्वीकृति माना जाएगा। दूसरा ये, यानी कि कार्यवाही का पक्षकार। दूसरा ये आया कि या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता ने किया हो, यानी कि दूसरा ये आया कि स्वीकृति किसे कौन कर सकता है, तो पक्षकार का अभिकर्ता अर्थात एजेंट कर सकता है। अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत मानता है, यानी कि अभिकर्ता ने किया है और न्यायालय की ये राय है कि पक्षकार ने एजेंट को एक्सप्रेस रूप से, यानी कि अभिव्यक्त रूप से या इम्प्लाइड रूप से, यानी कि विवक्षित रूप से उस विषय में कथन करने के लिए अथराइज किया था। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव रूप से वादकर्ता द्वारा, यानी कि प्रतिनिधि रूप से वादकर्ता, प्रतिनिधि रूप से जो वाद करता है, इनके द्वारा एडमिशन हो सकता है। तीसरा, चौथा, विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार, विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार कर सकता है। और अंतिम जो पांचवा है, उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है, जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है। यानी कि देखिए आपका प्री का भी क्वेश्चन बना दिया जाए। यूपी, एपीओ और जे में ये बना था कि कौन एडमिशन धारा 18 के तहत कर सकता है। पहला दे दिया वाद या कार्यवाही के पक्षकार, दूसरा अभिकर्ता, तीसरा विषय वस्तु में हितबद्ध व्यक्ति और चौथा उपर्युक्त सभी। तो देखिए धारा उपर्युक्त सभी यही क्वेश्चन आपका आया था। अब ये है कि घुमावदार क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, लेकिन 5 पॉइंट पकड़े रहिएगा। कौन एडमिशन कर सकता है, यानी कि कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकता है, किस परिस्थिति में करेगा। तो पहला सेक्शन 18 5 व्यक्तियों का वर्णन करता है जो कि एडमिशन कर सकते हैं। धन्यवाद।